व्यवसाय अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। भर्ती की पद्धतियाँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, हमें किसी भी उद्योग या व्यवसाय को चलाने के लिए श्रम को इकट्ठा करना पड़ता है और उनको इकट्ठा करने के लिए हमें उनकी भर्ती करनी पड़ती है। भर्ती की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। कोई एक पद्धति पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही पे निर्भर करेंगे, अगर वो अच्छे से काम ना करे तो हमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं। मध्यस्थों द्वारा भर्ती। मध्यस्थ का मतलब होता है इंटरमीडियरी। इसमें हम अगर इसे समझें तो ये काफ़ी पुरानी पद्धति है। इस पद्धति में चौधरी, सरदार, मुकद्दम, ठेकेदार या कुछ दलाल, इनके द्वारा कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं, ये कर्मचारी हैं, उनको हम अप्रोच करते हैं। वही लोग, ये लोग चौधरी, सरदार, मुकद्दम, ठेकेदार, दलाल जैसे ये लोग, यही उन कर्मचारियों को लाकर श्रम की पूर्ति करते हैं। इस पद्धति में ये लोग जो बीच के लोग होते हैं, ये उतना पारिश्रमिक उन्हें नहीं देते जितना पारिश्रमिक नियोक्ता उन्हें दे रहा होता है। तो इस पद्धति में इसको हम अव्यवहारिक मानते हैं। ये शोषणकारी पद्धति है और अवैज्ञानिक भी मानी जाती रही है। इसके बाद है दूसरी, विज्ञापन द्वारा भर्ती। इसमें क्या होगा, आप एडवर्टीज़मेंट देते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है श्रम पूर्ति का। इसमें नियोक्ता समाचार पत्र में या रोजगार समाचार पत्रों में कर्मचारियों की आवश्यकता जैसा विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। योग्यताएं, वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें भी इसमें साथ में दी गई होती हैं। इच्छुक और योग्य व्यक्ति विज्ञापन पढ़ते हैं और पढ़कर आवेदन करते हैं। नियोक्ता आवेदकों में से जो योग्य व्यक्ति होगा उनको अपने कार्यस्थल पर नियुक्ति देते हैं। इस पद्धति में दूर दूर के क्षेत्रों से योग्य कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाना संभव होता है। फिर आता है रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती। देखिए, रोजगार कार्यालय क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये हर जिले में होता है। आप वहाँ पर संपर्क करते हैं और उन बेरोजगार युवक युवतियों की सूची देखते हैं जिनमें वो योग्यताएं हैं जो आपको चाहिए। तो आप उन्हें बताते हैं कि हमें इन योग्यताओं के लोग चाहिए, इतनी संख्या में चाहिए। तो वह वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होगा, रोजगार अधिकारी होगा, वह आपको उस तरह के श्रमिकों की आपूर्ति करने का माध्यम बन जाते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती, इसे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ये आधुनिक समय में काफ़ी प्रचलित है और उपयुक्त भी मानी जाती है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि भर्तीकर्ता को अपने मनपसंद और योग्य व्यक्ति को सीधे भर्ती करने का अवसर इसमें मिलता है। इस पद्धति में विधिवत आवेदन पत्रों को बुलाना, फिर उनकी छँटनी करना, साक्षात्कार वगैरह लेना, ये सारी क्रियाएँ एक सीक्वेंस में क्रमवार तरीके से की जाती हैं। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराए जाते हैं। ये काफ़ी आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक होने के कारण ज़्यादातर प्रतिष्ठान यानी कि फर्म्स यानी कि बिजनेस कंसर्न इसे ही यूज़ में ले रहे हैं। श्रम संघ द्वारा भर्ती, रिक्रूटमेंट थ्रू ट्रेड यूनियंस। देखिए, ट्रेड यूनियन वो होता है जहाँ पे कई सारे श्रमिक किसी एक संगठन में आते हैं, उनका कोई एक लीडर होगा। तो उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। एटक, इंटुक, हिंद मजदूर सभा, आई फुटको वगैरह। ये सब महत्वपूर्ण और काफ़ी ताकतवर संगठन हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति इनसे करा सकते हैं। कभी कभी मित्रों और रिश्तेदारों को भी आप श्रमिक पूर्ति का साधन बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी कर्मचारी हैं पहले से कार्यरत या जो उनके प्रबंधक होते हैं, उनके माध्यम से उनके जो विश्वास पात्र या योग्य मित्र रिश्तेदार होते हैं, उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है, उनको कार्य के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है। इससे आपको अच्छे, योग्य और विश्वसनीय कर्मचारी मिल जाते हैं। इससे गोपनीयता बनी रहती है। और ये ज़रूर देखेंगे कि इसमें कुछ दोष आ गए हैं, जैसे गलत व्यक्ति के कार्य पर भर्ती हो जाने का संदेह इसलिए बना रहता है कि इसमें जो पहले से काम करने वाले प्रबंधक होते हैं वह कभी कभी भाई भतीजावाद करते हैं और इसकी वजह से अयोग्य व्यक्तियों को भी, जो उनका अपना खास होता है, उसको भर्ती कराने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए यह पद्धति बहुत अच्छी, व्यवहारिक नहीं मानी जाती, अव्यवहारिक पद्धति सी हो गई है। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन
यानी कि चयन करना होता है जो आवेदन आए होते हैं उनमें से। तो आइए हम चयन का अर्थ जानते हैं और फिर इसकी विशेषताओं और महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात, चयन का अर्थ जानें क्या होता है। ये चयन का मतलब होता है कि जो भी आपके यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको भरने के लिए जो भी अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, सामर्थ्य यानी कि कॉम्पिटेंसी वाले जो व्यक्ति हैं उनके जो आवेदन आते हैं, उन सारे आवेदनों में से सही को चुनने की प्रक्रिया ही चयन या सिलेक्शन है। संगठनों के अंतर्गत पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए भी कुछ चयन पद्धतियाँ अपनाई जा सकती हैं, परंतु यहाँ इस अध्याय में हम संगठन के बाहर से आवेदकों के चयन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी हम उस पर फोकस करेंगे जो हम बाहर से, एक्सटर्नल जो सोर्सेस हैं हमारे, उनसे जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो जब हम उसे इसका चयन करना पड़ता है, उस प्रक्रिया को हम यहाँ समझ रहे हैं। हाँ, चयन जो है जब आंतरिक आप पद्धति अपनाते हैं, आंतरिक स्रोत चुनते हैं, तो उनमें भी हो सकती है। तो उसमें तो पदोन्नति, स्थानांतरण या एडजस्टमेंट होता है, वो काफ़ी आसान है। लेकिन यहाँ पर हम जब आउटसोर्सिंग का आई मीन जब हम आउटसाइड सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे तब हम चयन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भर्ती और चयन दो जो है निर्णायक चरण हैं मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए भी लोग कभी कभी प्रयोग में ले लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। भर्ती जो होता है, रिक्रूटमेंट, ये संगठनों के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं उन पे आवेदन करने के लिए भावी कर्मचारियों को खोजना और उन्हें अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। चयन क्या है? चयन प्रत्याशियों के समूह में से उपयुक्त प्रत्याशी को आप चुन सकें उसी से संबंधित है। तो भर्ती को इस दृष्टिकोण से सकारात्मक कहा जा सकता है क्योंकि इसमें आप जितने लोगों से अप्रोच करते हैं उन सब को आवेदन करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं और सारे के सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। और वही लोग आवेदन करते हैं जो योग्य हैं, सुयोग्य हैं, सूटेबल हैं। तो इसी को हम, क्योंकि इसमें सारे के सारे आवेदन कर पाते हैं, तो एक सकारात्मक प्रक्रिया हो गई। लेकिन चयन में जितने एप्लीकेशंस आए हैं उसमें से ज़्यादातर को आपको निकालना पड़ता है। तो ये व्यवहार में कैसी है? नकारात्मक है। क्योंकि मान लिए 100 एप्लीकेशन आ गए 5 वैकेंसीज़ के लिए, तो यहाँ पर 5% ही सिलेक्शन हो पाएगा, 95% जो है वो निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्योंकि प्रतिशत निकलने वालों का ज़्यादा है, तो ये नकारात्मक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो उपयुक्त प्रत्याशियों को चुनने के लिए आपको जितना संभव हो सकता है अधिक से अधिक अयोग्य व्यक्तियों को आपको निकालना पड़ता है, तो ये नकारात्मक प्रक्रिया हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या है, तो पहले भर्ती होगी, उसके पश्चात चयन यानी कि सिलेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट पहले आएगी, फिर सिलेक्शन आएगा। परिभाषाओं की अगर बात करें तो थॉमस एच स्टोन की एक परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है। चयन एक कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना से युक्त, एक कार्य कोई अगर है तो उसमें सफलता की अत्यधिक संभावना से भरे हुए जो लोग हैं, कोई कार्य विशेष है जैसे करने के लिए सफलता उसमें लोगों को मिल सके, ऐसी संभावना से भरे हुए लोग हैं। आप देखें कि ऐसे लोगों की पहचान आप कर पाएँ, यही चयन है। इनको आप पारिश्रमिक देकर के नियुक्त करते हैं और इस उद्देश्य से आवेदकों के मध्य भेद करने की प्रक्रिया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, चयन एक कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना से युक्त लोगों की पहचान करने, ये जो ब्रैकेट लग गया है ये बता रहे हैं कि पहचान करने के उद्देश्य से आवेदकों के मध्य भेद करने की प्रक्रिया है। मतलब यह है कि कुछ आवेदक हैं, ठीक है, आप उनके बीच में एक अंतर कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जिनमें किसी कार्य विशेष को सफलतापूर्वक करने की ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन लोगों में जिनमें ऐसी संभावनाएं नहीं हैं। तो जिनमें सबसे अधिक संभावना है उसको चुन लेना ही चयन है। ठीक। दूसरी एक परिभाषा है अरुण मोनप्पा और मिर्ज़ा एस सैयद साहब की। इनकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि चयन आवेदन पत्रों में से एक अथवा अधिक आवेदकों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ये बड़ी आसान है। कुछ आवेदन आए हुए हैं, उनमें से किसी एक को, या अगर रिक्तियाँ ज़्यादा हैं तो एक से अधिक आवेदकों को आप रोजगार प्रदान कर लें, उसी की प्रक्रिया से संबंधित है। तो चयन में हम ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखते हैं
मतलब चयन पर बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक ओर इसका अर्थ है कार्य की अपेक्षाओं के मध्य सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को, और दूसरी ओर अभ्यर्थी की पात्रताओं को नियत करना। सबसे पहले आप चयन में क्या करते हैं, पात्रताएं तय कर लेते हैं कि भाई किस योग्यता के लोग हमें चाहिए। दूसरा, उस पात्रता के लोगों को जो सर्वाधिक सूटेबल, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको चुन पाएँ। इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बाद में केवल इतना ही बताया गया है। तो हम बात करें चयन प्रक्रिया की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहली विशेषता यह है कि चयन प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत एक निर्णायक चरण होता है। यही वो चरण है जिसमें हमें श्रम जो होता है उसकी आपूर्ति हो जाती है, मतलब हमें वह व्यक्ति मिल जाता है जिससे हमें काम करवाना है। ठीक, तो ये निर्णायक चरण है। दूसरा, चरण प्रक्रिया के द्वारा वे लोग जो आवेदन करते हैं उनके संपूर्ण समूह में से किसी कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना से भरे हुए जो लोग हैं उनकी हम पहचान कर लेते हैं, और जो लोग उनसे कम संभावना वाले हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। चयन प्रक्रिया के द्वारा कुल अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक उपयुक्त को चुना जाता है। मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट इज सेलेक्टेड आउट ऑफ मैनी who have applied for the post vacant in any organization. Okay, then point number 4, चयन एक नकारात्मक दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें अयोग्य प्रत्याशियों को धीरे धीरे अस्वीकार किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो रिजेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, दैट्स वाई selection is also a negative process because you select one and you neglect, you reject many. तो प्रोपोर्शन नेग्लेक्ट होने वालों का या रिजेक्ट होने वालों का ज़्यादा होने के कारण इसे नकारात्मक अप्रोच कहा जाता है। चयन प्रक्रिया में वे प्रत्याशी जो इसके विभिन्न चरणों को पार करते हुए अंत तक पहुंच जाते हैं वही चुने जाते हैं। शेष प्रत्याशी चयन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठनों के लिए वांछित योग्यताओं यानी कि एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी के श्रेष्ठता प्रत्याशियों का चयन करके, श्रेष्ठता प्रत्याशी यानी कि जिसमें ज़्यादा श्रेष्ठ गुण हैं, यानी कि वांछित योग्यताएं तो सब भी होंगी, जिन जिन में योग्यताएं होंगी वही अप्लाई करेंगे, लेकिन उन योग्य लोगों में भी जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जिनमें ज़्यादा प्रत्याशना है, ज़्यादा संभावना है, ऐसे लोगों को रोज़गार दिया जाता है और शेष अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? अगर हम चयन के महत्व की बात करें तो महत्व ये है कि चयन प्रक्रिया के माध्यम से आपको योग्य कर्मचारियों का चुनना संभव हो पाता है। संगठन की इससे ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। चयन प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त कर्मचारियों का चयन कर लिया जाता है और वे संगठन के लिए मूल्यवान परिसंपत्ति यानी असेट बन पाते हैं। तीसरा, उचित ढंग से योग्य लोगों के चयन से कर्मचारी परिवर्तन में कमी होती है। जब आप उचित ढंग से योग्य लोग चुनते हैं तो कर्मचारी परिवर्तन यानी कि जो एम्प्लॉइज़ टर्नओवर होता है वह कम होता है। लोग छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी नहीं जाते और आपको बार बार लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं करना पड़ता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल जो है वो बढ़ता है। चौथा, श्रेष्ठ चयन प्रक्रिया का अनुसरण करने से कर्मचारियों की संगठन के प्रति कर्तव्य निष्ठा, अपनत्व और सहयोग की भावना में बढ़ोतरी होती है। समुचित चयन प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो आप पाते हैं कि संगठन के अंतर्गत सेवायोजक और कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना हो जाती है। और छठा जो महत्व है वह यह है कि योग्य कर्मचारियों का चयन करने से संगठन की उत्पादन लागत और अपव्यय दोनों में कमी होती है। साथ ही कार्यों का निष्पादन जो होता है, कार्य का निष्पादन कुशलतापूर्वक हो पाता है। कर्मचारियों का अगर आप चयन कर रहे हैं तो कुछ सिद्धांत होते हैं। चयन करते समय जो सिद्धांत हैं उनका पालन अनिवार्य है। कौन कौन से वो सिद्धांत हैं आइए जानते हैं। पहला सिद्धांत है, चयन जो लोग कर रहे हों वह लोग सक्षम होने चाहिए। अगर चयन करने वाले ही असक्षम व्यक्ति हुए तो वह भी कभी भी सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का चयन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सक्षम व्यक्ति द्वारा ही चयन होना चाहिए, तभी सर्वश्रेष्ठ कर्मचयन की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, निर्धारित प्रमापों के आधार पर चयन हो। चयन किसी के व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नहीं होने चाहिए, निर्धारित प्रमापों के आधार पर होने चाहिए, यानी कि सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उपयुक्त स्रोत, हमेशा चयन का स्रोत जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। चाहे आंतरिक स्रोत चुने या बाह्य स्रोत चुने, अगर स्रोत उपयुक्त नहीं होंगे तो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चयन नहीं हो सकेगा, और अगर ऐसा हो गया तो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चयन हो ही जाएगा। चौथा,
चयन संस्था की नीति के अनुरूप होना चाहिए। संस्था की जो नीति है उसके विपरीत जाकर के अगर चयन करेंगे तो वह व्यक्ति भी कभी भी मोस्ट सूटेबल नहीं हो सकेगा। सारे पहलुओं पर विचार करें। किसी व्यक्ति का अगर आप चयन कर रहे हैं, कोई एक चीज़ नहीं, जैसे शैक्षिक योग्यता, उसके कार्य करने के प्रति उसकी रुचि, उसका हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहता है, उसका अनुभव कैसा है, ये सारे पहलू हैं, इन पर आपको विचार करना होगा। लोच, चयन की प्रक्रिया ऐसी अपनाएं जो लोचदार हो, जिसमें जब चाहें परिवर्तन कर सकें, उसे लोचदार बोलते हैं। यानी कि संस्था के हित में आवश्यकता पड़ने पर आसानी से आप चयन प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकें, तो ये लोचदार प्रक्रिया होगी। ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो लोचदार हों। अब हम बात करते हैं चयन नीति क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो चयन नीति रोजगार की नीति का ही एक अंग है। ध्यान से सुने, इसमें जो तथ्यों का जो समावेश होता है। पहला है, चयन नीति रोजगार उन्मुख होने के साथ साथ व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होनी चाहिए। रोजगार उन्मुख मतलब रोजगार देने वाली हो लोगों को, और व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी हेल्प कर रही हो। दूसरा, चयन नीति यानी सिलेक्शन पॉलिसी जो हो वो संपूर्ण संगठनात्मक नीति के अनुरूप होनी चाहिए। संगठन की जो नीति है उसी के अनुरूप चयन नीति भी होनी चाहिए। तीसरा, चयन करते समय देश में प्रचलित विधान के अनुपालन के विषय में प्रावधान होना चाहिए। देश में लेबर लॉज बने हुए हैं, उनके अनुरूप ही आप अपनी चयन नीति अपनाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में आपको कुछ लीगल समस्याएं आ सकती हैं। चयन नीति सरल हो, स्पष्ट हो और न्याय संगत होनी चाहिए। चयन नीति कठोर न हो बल्कि लोचशील होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसमें परिवर्तन कर सकें। चयन नीति में प्रत्येक स्तर के पद के लिए चयन करने के लिए प्राधिकारी व्यक्तियों का उल्लेख होना चाहिए कि किस लेवल के कर्मचारी को कौन प्राधिकारी व्यक्ति हैं जो नियुक्त करेंगे। ठीक है। चयन का कार्य अकेले व्यक्ति के स्थान पर सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कराना चाहिए। चयन नीति पक्षपात रहित होनी चाहिए। चयन नीति का अनुपालन कठोरता से किया जाना चाहिए। इसके बाद है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या होती है, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए और इसे साझा करने के लिए, इसे लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, जो प्रश्न आप पूछने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप नॉलेज एनहेंसिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो साझा ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई बात ख़राब लगी हो तो उससे भी अवगत हमें ज़रूर कराएं, ताकि हम इन वीडियोस की गुणवत्ता आपके लिए, आपके हित में बढ़ा सकें। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।